हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी प्रेम कुमार सिंह आप सभी बच्चों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपना सेमेस्टर 1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में 2 लेक्चर इससे पहले कवर किए थे। उसमें हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वेव मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट करें, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में। इसके बारे में डी लिखते हैं हम लोग बच्चा डी ब्रोगली है, लेकिन पढ़ते डी ब्रोई है। डी ब्रोई वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये डी ब्रोई वेवलेंथ क्या है उसको समझते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैंने बताया है भी है आपको, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक साहब ने क्या बोला था, इस थ्योरी में यह बताया गया था कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, या कोई भी जो रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब बच्चा ये पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। यही था ना डुअल नेचर। अब प्लैंक साहब ने ऐसा क्यों बोला, उनका यह कहना था कि जब कोई रेडिएशन, जब जैसे मान लो लाइट वेव है, जब लाइट चलता है तो पहले लोगों को यह मानना था कि लाइट जो होता है अपना वो सिर्फ एक वेव है। लेकिन बाद में प्लैंक साहब ने जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता चला कि जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बना होता है, और छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, यानी कि वो छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे। यानी कि लाइट के पास डुअल नेचर भी होता है, यानी कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन जब वो छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी बहुत हाई स्पीड से चलते हैं ना, अगर छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी है तो मास कम होंगे, बहुत कम रहे होंगे, और स्पीड बहुत ज्यादा रहा होगा। तो जब बहुत कम मास वाला ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है तो हमको किसकी तरह नजर आता है, वेव की तरह नजर आता है। इसीलिए लाइट के पास, लाइट देखने में वेव लगता है लेकिन उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। यह कहा नाम था प्लैंक साहब का, यही बात बोला गया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। अब इन्हीं चीजों को अप्लाई किया डी ब्रोई साहब ने, किस चीज के ऊपर में, सुनो। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो मासेज होती है बच्चा, ये अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ये इतना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये मास तो बहुत कम है। तो यहाँ पे डी ब्रोई साहब के माइंड में एक आइडिया है। देखो, ये लॉ नहीं था, ये एक हाइपोथेसिस था, मतलब एक आइडिया था, एक सोचा गया बात था। उनका यह कहना था कि जिस प्रकार से प्लैंक साहब ने बोला कि चूंकि लाइट के पार्टिकल्स टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी से, लाइट जो होता है वो टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, जो कि एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और इसकी मासेज कम होती है, तो जब ये बहुत तेज स्पीड से चलता है तो ये हमको वेव की तरह दिखता है। तो उन्होंने इसी चीज को अप्लाई किया कहां पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। उनका कहना था इलेक्ट्रॉन की मासेज भी तो बहुत कम होती है भाई, लगभग नेग्लिजिबल होती है, और ये चलता भी है अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड से। इलेक्ट्रॉन चलता भी है अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड से, तो इसका मासेज भी बहुत कम, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन भी चलता होगा तो वो हमको वेव की तरह दिखता होगा। पहले लोगों का ये मानना था इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन डी ब्रोई साहब ने एक ऐसा आइडिया लगाया, एक ऐसा बात बोला, उन्होंने सोचा इस चीज को कि जैसे प्लैंक साहब ने लाइट से रिलेटेड बात बोली थी कि टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बना होता है, जिसकी मासेज कम होती है और हाई स्पीड से जब वो चलता है तो हमको वेव की तरह दिखता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पता था कि ये पार्टिकल है, लेकिन वेव कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन की मासेज भी तो बहुत कम है और ये चलता भी अप्रोक्सीमेटली लाइट के स्पीड से ही है, नियरली लाइट के स्पीड के जितना इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी होता है। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन भी चलता होगा तो इतने कम मास वाले पार्टिकल जब इतने स्पीड से चलते होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो हमको वेव की तरह दिखता होगा। और यही था डी ब्रोई का हाइपोथेसिस। यही बात यहां लिखा हुआ गया है कि इन 1924 डी ब्रोई प्रपोज दैट इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट, मतलब पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, बिहेव बोथ एज अ मटेरियल पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और वेव की तरह बिहेव करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है बच्चा, डुअल नेचर होता है। यह बात बोला गया था डी ब्रोई साहब के द्वारा, और यह बात बाद में साबित भी हुआ, यह मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट। अब डी ब्रोई से कोई पूछा, अच्छा एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स जो बहुत कम मास वाले पार्टिकल्स होंगे, या यहाँ पे या इलेक्ट्रॉन ही की बात की जाए, जब वो बहुत स्पीड से चलता होगा तो वो वेव की तरह बिहेव करता होगा, तो फिर अगर वेव की तरह बिहेव करता होगा तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा, तो फिर इसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करिएगा वो आप। तो उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन का मास एनर्जी थ्योरी को अप्लाई रिलेशनशिप लेकर के उन्होंने डी ब्रोई वेवलेंथ को क्या कर दिया था, डिराइव कर दिया था, प्रूव कर दिया था। कैसे, सुनो। देखो, ये एच म्यू है बच्चा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था ई बराबर, यानी कि एनर्जी बराबर एच म्यू। ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बिल्कुल। जहां पे ये म्यू क्या है बच्चा, आपका फ्रीक्वेंसी है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर केल्विन, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हमको पता था प्लैंक साहब के थ्योरी से कि E बराबर क्या होता है, एच म्यू होता है। और आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है बच्चा, E बराबर mc स्क्वायर, ये आप जानते होंगे। आइंस्टीन का क्या है, E बराबर mc स्क्वायर। तो प्लैंक साहब के हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एच म्यू। आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, mc स्क्वायर। तो अगर इसको मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो ये अपना इक्वेशन सेकंड हो गया। तो दोनों इक्वेशन से हम यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से हम लोग लिख सकते हैं एच म्यू बराबर या mc स्क्वायर बराबर एच म्यू। आना बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ हमको, तुमने ये भी पढ़ा है, तुमने ये भी पढ़ा है क्या सर, तुमने तो ये भी पढ़ा है क्या, एक सेकेंड, कि म्यू बराबर, हमने ये भी पढ़ा है ना, म्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा, ये पढ़े है ना, प्लैंक्स क्वांटम में ही पढ़े थे, ई बराबर एच सी बाय लैम्डा। तो म्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लैम्डा। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस सी बाय लैम्डा को यहां पुट करें, ऑन पुटिंग म्यू बराबर सी बाय लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड। तो अगर यहां पुट करें तो mc स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिलेगा, एच सी बाय लैम्डा। बिल्कुल सर, तो यहां c से ये स्क्वायर कट गया तो क्या मिला, mc बराबर h बाय लैम्डा। हमको लैम्डा चाहिए, डिब्रो वेवलेंथ चाहिए, तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ। क्या यहां से हम लोग लैम्डा बराबर, इधर लैम्डा कर देते, इधर mc कर देते हैं, तो h बाय mc लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h बाय m भी लिख सकते हैं। ये भी हो जाएगा क्या, c के जगह पे हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास इनटू वेलोसिटी आप लोग पढ़े हो, मोमेंटम होता है, जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, यहां से मास इनटू वेलोसिटी पे हम लोग p पुट कर सकते हैं, h बाय p, और यही हो गया बच्चा आपका क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे डी ब्रोई वेवलेंथ। यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ गए, यही अपना क्या हो गया, डी ब्रोई वेवलेंथ। तो ये होता है, इस प्रकार से उन्होंने डी ब्रोई साहब ने क्या किया था, अब वेवलेंथ को, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को डिस्क्राइब किया था कि h बाय p कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट का डी ब्रोई वेवलेंथ निकल के आ जाता है। तो h बराबर म्यू लैम्डा बराबर h बाय p, p यहां मोमेंटम है। क्लियर हो गया, समझे, चलो। अब उन्होंने तो ये एक हाइपोथेसिस दिया था ना बच्चा, लेकिन इसको प्रूफ भी किया गया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको प्रूफ भी किया गया था। कैसे प्रूफ किया गया था, देखो, इन्हीं का दो चलवा था, एक था तुम्हारा जर्मन और एक था डेविसन एंड जर्मन। 1927 में इसको प्रूफ किया था। एक डिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है बच्चा, समझना बात को गौर से, एक डिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, और ये डिफ्रैक्शन प्रोसेस केवल तुम्हारा वेव ही शो करता है। ये डिफ्रैक्शन प्रोसेस तुम्हारा केवल वेव शो करता है, ओनली वेव। कोई पार्टिकल, ये डिफ्रैक्शन प्रोसेस पार्टिकल शो नहीं करेगा, केवल वेव ही शो करता है। तो उन्होंने क्या किया था, डेविसन एंड जर्मन ने, जब डी ब्रोई साहब ने ये बात बोला कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये वेवलेंथ के, ये वेव की तरह बिहेव करेगा, तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या किया, जर्मन एंड डेविसन डिफ्रैक्शन फिनोमेना किया। कैसे, देखो, he proved a hypothesis, they succeeded in diffracting electron waves from a nickel crystal। उन्होंने एक निकल क्रिस्टल लिया और निकल क्रिस्टल के ऊपर में इलेक्ट्रॉन को क्या करवाया, बम्बार्ड करवाया। तो यहां से एक एक्सरे टाइप का कुछ निकलता हुआ दिखा, यानी कि ये डिफ्रैक्शन प्रोसेस यहां पे हुआ। और डिफ्रैक्शन प्रोसेस केवल वेव शो करता है, लेकिन हम लोग तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवा रहे थे, तो यहां से ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का वेव होता है। बाद में 1928 में एक और प्रूफ आया था डी ब्रोई हाइपोथेसिस का, जो थॉमसन एंड रीड ने दिया था, एक्सटेंड द रिसर्च ऑन इलेक्ट्रॉन वेव्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स वेयर डिफ्रेक्टेड बाय वेरी थिन मेटालिक फिल्म। मतलब बहुत ज्यादा पतला कोई मेटालिक कोई टुकड़ा ले लिए, उस पे जब हम लोग यही डिफ्रेक्शन प्रोसेस किए थे तो इलेक्ट्रॉन वेव ने डिफ्रेक्शन प्रोसेस शो किया था।
दे यूज्ड अ मेथड सिमिलर टू द ओबे सीरर पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल। एक्सरे को जिस मेथड से हम लोग एक्सरे का एनालिसिस करने के लिए हम लोग जिस प्रकार जिस एनालिसिस ऑफ एक्सरे क्रिस्टल को हम लोग जिस तरह से पता किए थे, उसी तरीका से हम लोगों ने क्या रीड एंड थॉमसन ने क्या किया था, एक पतला सा मेटेलिक थीन फिल्म ले लिया था, परत एक टुकड़ा ले लिया था, उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन वेव पास करवाया था। इलेक्ट्रॉन को जब पास करवाया था तो वहां पर भी डिफ्रेक्शन प्रोसेस शो हुआ था। तो ये दोनों प्रोसेस से फिनोमेना से साबित हुआ, चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन प्रोसेस शो करता है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का वेव है। समझ गए? अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये जो वेव है, ये वेव मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहां हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मैटर सुनो। अब जो उन्होंने तो जो तुम्हारा डिब्रोय साहब का हाइपोथेसिस था वो तो केवल उनके लिए था जिनका इलेक्ट्रॉन के लिए था। बाद में उन्होंने ये बात भी बोला था, हर वो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसके पास वेव नेचर होता है। लेकिन जैसे कि मान लो हम भी मूव कर रहे हैं तो हम भी वेव नेचर, मेरे पास भी वेव नेचर है, फिर हम वेव की तरह क्यों नहीं दिखते, ऐसे लहराते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? तो वेव नेचर केवल वही पार्टिकल के वेव के नेचर केवल मतलब देखो, वेव नेचर के लिए वेवलेंथ का ज्यादा होना जरूरी है। अब हम लोग का वेवलेंथ बहुत कम होता है, रीजन कि हम लोग का मास बहुत ज्यादा है। क्यों? देखो लैम्डा का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, लैम्डा बराबर h/mv। तो मतलब ये जो लैम्डा है ना, ये मास और मास का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मास ज्यादा होगा तो लैम्डा बहुत कम होगा। तो हम लोगों की मासेज बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग वेव की तरह नहीं दिखते हैं, हम लोग का वेवलेंथ बहुत कम होता है। मास बहुत ज्यादा होने की वजह से वेवलेंथ बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से हम लोग वेव की तरह नजर नहीं आते। लेकिन हर वो स्मॉलर पार्टिकल जिसके पास बहुत कम मास है तो उसके पास ये वेव क्वालिटी होगा। वही बोला, स्मॉलर पार्टिकल्स टू हैव मास, हेंस दे हैव द क्वालिटी ऑफ मैटर। ठीक, अगला, इफ वी कंसीडर पार्टिकल एज अ वेव, पार्टिकल हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ वेव। एग्जांपल, जैसे मान लो हम लोग अगर किसी पार्टिकल को वेव मान, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को वेव माना, तो इलेक्ट्रॉन के पास हर वो प्रॉपर्टी होगा जो प्रॉपर्टी वेव के अंदर होते हैं। जैसे कि उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ एम्पलीट्यूड होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये बात बोला गया इसमें। अगला, स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हेन मूव देयर नेचर बिकम सेम एज मैटर एंड वेव। जब ये स्मॉलर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव करता है तो ये मैटर और वेव, मतलब पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। समझ गए? तो ये थे कुछ वेव मैटर के प्रॉपर्टीज। तो ये था आपका डिब्रोय वेवलेंथ। अब इस पे 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तीनों क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो मैंने आपको जितना पढ़ाया है। जैसे बोलेगा व्हाट इज डिब्रोय थ्योरी, डिराइव द इक्वेशन, कर दोगे। बोलेगा व्हाट इज डिब्रोय थ्योरी, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, कर दोगे। शॉर्ट आंसर दे, लॉन्ग दे। राइट डाउन द डिब्रोय थ्योरी, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो एक ही तरह का क्वेश्चन है तो सबका आंसर एक ही तरह का होगा। तो आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने हैं, बाकी आपको थ्योरी मैंने पढ़ा दिया। सिंपल सी कहानी है। जब कोई स्मॉलर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन के बारे में ही डिब्रोय साहब ने मेन बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो चूंकि उसकी मासेज बहुत कम होती है और बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो वो हमको वेव की तरह दिखता है। यही था डिब्रोय हाइपोथेसिस। तो उसका वेवलेंथ कैसे पता लगाएंगे? तो वेवलेंथ पता लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स थ्योरी और आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन को अप्लाई किया और वहां से उन्होंने निकाला लैम्डा बराबर h/p, p मतलब मोमेंटम। ठीक, फिर उनके प्रूफ भी हुए थे बाद में जर्मन डेविसन के द्वारा और थॉमसन और रीड के द्वारा डिफ्रेक्शन प्रोसेस करके ये प्रूफ करवाया गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इनके 3 प्रॉपर्टीज होते हैं कि कोई भी मैटर वेव हर वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है जो प्रॉपर्टीज वेव के अंदर में होता है। यानी कि उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ एम्पलीट्यूड होगा, उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। फिर अगर मान लो कोई भी स्मॉलर पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, जब ये मूव करेगा तो उसमें मैटर और वेव दोनों नेचर होंगे। ठीक, और कोई भी स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब कोई मान लो अगर स्मॉलर पार्टिकल्स है वो मूव करता है और अगर उसकी मासेज ज्यादा है, वेव का गुण उसके अंदर भी होता है, लेकिन मासेज ज्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है तो हमको वेव की तरह नजर नहीं आता, लेकिन वेव नेचर उसमें भी होता है। ये थी पूरी कहानी डिब्रोय हाइपोथेसिस की। समझ गए? चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको यहां तक पढ़ के रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल बच्चे, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।